नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 254 करोड़ बिल के भुगतान न किए जाने पर कलेक्टर ने जेपी सीमेंट के पावर प्लांट को किया सील। मलकपुर तालाब पर हुई घटना के संबंध में वैश्य महासभा ने रैली निकालकर एसपी को सख्त कार्यवाही किए जाने हेतु सौंपा ज्ञापन। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिमा पर तोड़फोड़ के विरोध में एडीजीपी से कांग्रेस ने सख्त कार्यवाही की मांग। खबरें अब विस्तार से। रीवा कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने जेपी प्लांट का पावर प्लांट किया सील। 254 करोड़ बिल भुगतान के लिए प्रशासन ने कई बार भेजा था नोटिस। राशि जमा नहीं किए जाने पर विद्युत प्लांट को किया गया सील। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर जेपी प्लांट के विद्युत पावर प्लांट को सील कर दिया है। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि जेपी प्लांट द्वारा लगभग 254 करोड़ के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और कई बार जेपी प्लांट को नोटिस देने के बावजूद भी राशि जमा नहीं की गई, जिससे रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर आज जेपी प्लांट पहुंचकर जेपी प्लांट के विद्युत प्लांट को सील कर दिया गया। वहीं अंदर काम कर रहे वर्करों को बाहर निकालकर घर भिजवा दिया गया। इस कार्रवाई पर तहसीलदार यतीश शुक्ला, नायब तहसीलदार ममता पटेल, विद्युत मंडल अधिकारी एवं कई प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि जेपी रीवा प्लांट रीवा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण क्रमांक WP 5942/2012 दर्ज किया गया। इसका निर्णय दिनांक 24 जून 2021 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सुनाते हुए जेपी रीवा प्लांट रीवा की याचिका को डिसमिस अर्थात निरस्त करते हुए इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिया गया निर्णय शासन के पक्ष में होने से विद्युत शुल्क की राशि वसूलने योग्य हो गई है। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलकी सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जेपी का थर्मल प्लांट है, जेपी रीवा प्लांट के अंतर्गत स्थित है। इनका मध्य प्रदेश शासन की इकाई है, विद्युत सुरक्षा इकाई है। उसमें इनका लगभग सितंबर 2006 से नवंबर 2011 की अवधि में विद्युत शुल्क जो था वो इनका पेंडिंग था, भुगतान जेपी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया था, जो कि लगभग ब्याज सहित बढ़कर के 254 करोड़ हो गया था। और शासन के पक्ष से इनकी कुर्की आदेश भी पूर्व में इनके मांग पत्र जारी किए गए थे, परंतु जेपी प्रबंधन के द्वारा कोई भी राशि इस संबंध में नहीं जमा की गई थी शासन के पक्ष में। उसी को लेकर के जेपी प्रबंधन को पूर्व में कई सारा नोटिस जारी की गई, मांग पत्र भी लिखे गए और मौखिक और लिखित सूचनाएं दी गई, परंतु जेपी प्रबंधन के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी राशि इस संबंध में नहीं जमा की गई। और जेपी प्रबंधन के द्वारा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में जून 2021 में खारिज कर दी गई थी। आज उसी के संबंध में शासन के पक्ष में आज जेपी थर्मल प्लांट जो है शासन के पक्ष में इसको कुर्क की कार्रवाई की गई। ये जेपी का थर्मल प्लांट है यहाँ पर। हाँ, पूर्व में इनको कई बार नोटिस जारी किए थे, 254 करोड़ जो हमारा पेंडिंग है वो हमारे पास जमा कर दें ब्याज सहित, परंतु प्रबंधन के द्वारा आज भी एक भी रुपए की राशि जमा नहीं की गई है। रीवा जिले के मनगवा स्थित मलकपुर तालाब जमीन के कब्जे को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मारपीट के दौरान घायल हुए गुप्ता परिवार के लोगों को लेकर वैश्य महासभा के पदाधिकारियों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि वैश्य महासभा ने जो लोग फरार हैं उनको भी गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। मनगवा कस्बा स्थित मलकपुर तालाब के बगल में एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी जमीन पर कल गुप्ता परिवार द्वारा गिट्टी गिरवाई जा रही थी। इसी दौरान दूसरे गुट के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना के दौरान दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गुप्ता परिवार की ओर से घायल 5 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे वैश्य महासभा के पदाधिकारियों ने एएसपी शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताया गया है कि वैश्य महासभा का एक दल प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मिलकर इस मामले में सख्त कार्रवाई कराए जाने की मांग करेगा। प्रस्तुत है वैश्य महासभा के नेता के गुप्ता एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। लोकुश गुप्ता अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद हैं। इनकी ज़मीन वहाँ पर है मनगांव बस्ती रोड पे। ये अपनी गिट्टी गिरा रहे थे और वहाँ के अपराधियों लोगों ने
इनके साथ जानलेवा हमला किया, जिसकी व्हाट्सएप फेसबुक में ग्रुप में चल रही। इस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग करके मारने की हत्या हो सकती थी और काफ़ी गंभीर चोटें आई। इनके 3 पुत्रों को भी चोटें आई हैं। वही हम लोग प्रेस महासम्मेलन की तरफ से माननीय एसपी ऑफिस को ज्ञापन दिए, एसपी साहब को, कि इसमें उचित कार्रवाई है। वो लोग ऐसे अपराधी हैं जो लगातार कई वर्षों से अपराध कर रहे हैं और यहाँ सरकार और प्रशासन कह रही कि हमें अतिक्रमण गिराना है। तो जो मस्जिद बनी है आपके नहर ऊपर वहाँ ऑलरेडी वो शासकीय पे है, वहाँ बहुत पहले शंकर जी की भी मंदिर थी। तो आप छोटे छोटे गरीबों को आप मतलब अतिक्रमण के नाम के गिरा रहे हैं। जहाँ ऐसे मस्जिद मंदिर में जहाँ धार्मिक स्थल हैं, चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ पर जहाँ पे कब्जा है वहाँ पर प्रशासन को गिराना चाहिए। अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होगी तो रीवा का प्रेस महासम्मेलन मुख्यमंत्री से बात कर रहा है मुलाकात के लिए। गृह मंत्री से हम लोग परसों मुलाकात के डेट मिली हुई है। हम लोग रीवा से वैसे समाज के लोग जाएंगे। चोटें आई हैं, 4 लोगों को चोटें आई हैं। हाँ, ये कल एक ज़मीनी विवाद को लेकर वहाँ पर विवाद हुआ था, फिर उसमें मारपीट भी हुई थी। उस मारपीट से पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और घटना में जो आरोपी थे, जिसमें से 11-12 आरोपियों के नाम बताए गए, उसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी इसमें चोट लगी है। उस संबंध में पुलिस तस्दीक कर रही है। मौके पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी गए थे, साथ ही वहाँ पर एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीओ मऊगंज और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ से मौजूद थे। राजस्व विभाग के भी तहसीलदार और उनका अमला मौजूद था। सारे लोगों के द्वारा वैधानिक कार्रवाई वहाँ कर दी गई है। शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई वहाँ की जा रही है। मामला शांत है पूरी तरह से। इसमें आज जो गुप्ता परिवार के लोग थे वो कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेके और धारा इजाफा को लेके यहाँ ज्ञापन दे रहे थे और उनका कहना था कि सामने वाला आपराधिक प्रवृत्ति का, तो उनका रिकॉर्ड देख के उनके विरुद्ध और जो धाराएँ बनती हैं उनके खिलाफ में उसमें कार्रवाई की जाएगी। मामला अभी शांत है, समझाइश दे दी गई है, सब लोग चले गए। विवादित भूमि को लेकर भी कुछ? हाँ, उसमें बताया ना आपसे कि राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद था। वो कोई मामला था जो न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी आज सुनवाई भी थी, ऐसा जानकारी में लगा है। और वो मामला अभी न्यायालय से निराकृत नहीं हुआ है। वो निराकृत होने के बाद आवश्यक कार्रवाई वो भी की जाएगी। राजस्व विभाग इस संबंध में अपनी कार्रवाई कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की प्रतिमा पर तोड़फोड़ के विरोध में एडीजीपी से सख्त कार्यवाही की मांग। सतना जिले में देवारी चौक में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का विरोध करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि कविता पांडे ने कहा कि वायरल वीडियो में कुछ लोग प्रतिमा पर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष महोत्सव के बैनर को भी क्षतिग्रस्त किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही प्रतिमा में जो टूट फूट हुई है उसकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए। इनके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि आरोपियों को आज ही गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आइए सुनते हैं इस संबंध में महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जी सर से मुलाकात की है, किन मुद्दों को लेकर? बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि सतना के धवारी चौराहा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लगातार जेल में रहे थे, उनकी मूर्ति को कुछ भारतीय जनता पार्टी के पोषित झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर और तोड़ रहे थे और तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने उनको पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा लगाया है। मैं आईजी साहब से मिलने आई हूं और मैंने कहा कि ऐसे लफंगे जो इस तरीके का देशद्रोही काम करते हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और फांसी से कम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और आज रातों रात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बच्चों के चाचा नेहरू की मूर्ति जो जैसी थी उसको यथास्थिति तरीके से बनाया जाए। यदि ये नहीं बनती तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यह बात मैंने आईजी साहब से कही है और उन्होंने तुरंत के तुरंत कहा कि हम रात को ही बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राज में लफंगे, गुंडे, अपराधी तत्वों के पौ बा रहे हैं और वह उनकी शाह पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं इस तरीके की अधिनायकवादी, तानाशाही निर्णय का विरोध करती हूं और शिवराज सिंह से मांग करती हूं कि यदि आपके अंदर जरा भी शुचिता और आंखों का पानी बचा है तो ऐसे लफंगों को आज की आज फांसी दी जाए। दोस्त ने दोस्त के ऊपर चाकू से किया हमला, मामूली विवाद बना वारदात का कारण। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चिकान मोहल्ले में बीती रात एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के सीने में खंजर उतार दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस घटना में घायल तरहट्टी निवासी विक्रम वर्मा ने बताया कि बीती रात नीरज तेली नामक दोस्त ने उसे फोन करके बुलाया था
जैसे ही वो चिकान टोला के समीप पहुंचा तभी 3 की संख्या में आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल सहित आरोपी के साथ डीजे में काम करते हैं। दोनों के बीच मोबाइल चिप को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। घायल का कहना है कि हमलावरों में नीरज सैनी सहित विजय कुमार गुप्ता, सागर पंडित शामिल थे। घटना में युवक के गर्दन, सीने एवं पेट में चाकू से हमला किया गया है, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये आपस में परिचित लड़के हैं। एक लड़के ने फ़ोन लगाया कि कहाँ पर हो, दूसरे साथी को अपने, तो वो बोला मैं घर पर हूँ। उसके बाद बोले आ जाओ गुड़ाई बाज़ार पर बैठे हैं। तो वो जो लड़का था जिसको फ़ोन लगाया गया था वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा गुड़ाई बाज़ार। तो ये 3 लड़के वहाँ पहले से मौजूद थे। उसमें से एक लड़के ने उसको गले में हाथ डालते हुए ले गया और थोड़ी दूर पे जाके उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। उसी बीच दूसरा लड़का जो साथी था पहले से बैठा था, उसने जाके उसको चाकू से हमला किया। जब तक वो उसके साथ में आए दोस्त उसको बचा रहे तब तक उसको चाकू लग गया था और इसके बाद वो तीनों लड़के भाग गए। उसमें से घायल की रिपोर्ट पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया तत्परता से, और साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने। अभी जो गंभीर घायल था उसकी हालत अभी ठीक है, बातचीत कर रहा है। आवश्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है। चाकू क्यों मारा? कुछ विवाद है उनका, जो पुराने संबंध में पुलिस ने अभी तस्दीक की है। पुलिस को भी जानकारी कुछ लगी है, इस संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही है। रीवा जिले की धान अन्य राज्यों के राइस मिलरों को प्रदान करने के संबंध में राइस मिल के संचालकों ने जताया है विरोध। प्रेस वार्ता कर नागरिक आपूर्ति विभाग के ऊपर लगाया है षड्यंत्र का आरोप। आपको बता दें कि पुराने कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान जिले के राइस मिलर एसोसिएशन के समस्त उपस्थित जनों द्वारा अवगत कराया गया कि रीवा जिले की धान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के राइस मिलरों को नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदान की जा रही है, जिससे रीवा जिले में स्थित राइस मिलरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जितने राइस मिलें यहाँ स्थापित है उन राइस मिलों को बैंक से लोन लेकर संचालित किया जा रहा है। रीवा जिले की धान मिर्जापुर के राइस मिलरों को प्रदान किया जाने पर रीवा जिले में संचालित राइस मिलों को धान नहीं मिलेगी और बैंक इत्यादि के लोन चुकाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रीवा जिले में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ोतरी हेतु राइस मिलरों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाकर उद्योग स्थापित किया गया है। यदि रीवा जिले की धान अन्य राज्यों के राइस मिलरों को प्रदान की गई तो स्थापित समस्त राइस मिलरों को धान का काम नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं उद्योग बंद होने की स्थिति निर्मित होगी। इसीलिए रीवा जिले की धान अन्य राज्यों के राइस मिलरों को प्रदान नहीं करने तथा जिले में स्थित राइस मिलरों को ही धान मिलिंग हेतु प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के अंश। हम लोग आपसे अपनी बात रखने के लिए कि रीवा जब से नहरों का जाल बिछा है, रीवा में धान और गेहूं की पैदावार बम्पर हो गई। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं धान, उस कैपेसिटी की राइस मिल स्थापित रीवा में है और हम लोगों ने सरकारी धान की मिलिंग चालू की। आज जितनी मिल है रीवा में लगभग 60% ही हमारे पास धान है, मतलब 40% वो मिल खाली ही रह जाएंगी। इतनी कैपेसिटी रीवा के ज़िले में विकसित हो गई मिलों की। मतलब नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम नान, इन सब लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश के आला अधिकारियों को गलत डाटा पेश करके कि हमारे रीवा में चावल रखने की जगह नहीं है जो पता चलता है, उसके तहत इन्होंने हमारी रीवा की धान को दूसरे प्रांतों को दे दी। इसमें एक और षड्यंत्र आपको बता दूं, इस पूरी प्लानिंग को करने से पहले इन्होंने 15-20 दिन पहले से एक प्लानिंग बनाई, महीने भर से। ये जो यहाँ की रैक रेलवे से यहाँ का खाद्यान्न चावल या गेहूं जो भी जानना होता है तो यहाँ का नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम अपना ऑर्डर लगाते हैं रेलवे में और हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1-2 रैक लगती थी। इन्होंने सबसे पहले रैक को बंद किया, अभी नहीं है, पैसा नहीं आया, मतलब 20 ऐसे कारण देते हुए रैक के मूवमेंट को कम कर दिया और जिससे कि यहाँ का गेहूं का उठाना हो, चावल का उठाना हो, हमारे जितने वेयर हाउस हैं वो जाम रहें और राइस मिलर अपना चावल ना जमा कर पाएँ, जिसको एक बेस बना लें
कल की डेट पे कोई पत्रकार भाई पूछें या प्रदेश के कोई बड़ा आला अधिकारी पूछेगा तो हम इसका कारण स्पष्ट कर सकें। एक षड्यंत्र करके इन्होंने एक रूपरेखा तय की, जबकि यहाँ की मूवमेंट रोज़ एक रह जाए, इतना खाद्यान्न यहाँ है और दूसरी जगह इसकी ज़रूरत है जहाँ नहीं है, और वहाँ दूसरे अन्य प्रांतों से मतलब जगहों से मंगाया जा रहा है अन्य ज़िलों और उनमें, जबकि रीवा की चावल और गेहूं का आज की डेट पे नेशनल लेवल पे तो ही है, बाहर जो जा रहा है बहुत अच्छे ग्रेड पे जा रहा है। आपने पेपरों में भी आप लोगों के माध्यम से ही छपा है कि रीवा नंबर 1 है क्वालिटी के आधार पर। समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा 2 पेंशन लिए जाने के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बताया है कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र गौतम ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया है कि सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा लगातार 2 पेंशन फर्जीवाड़ा करते हुए ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धसेन पटेल जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद वो अपनी पेंशन तो ले ही रहे हैं, साथ ही एक महिला शिक्षक की भी उसके मृत्यु के बाद फर्जीवाड़ा कर उसकी पेंशन ले रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि बुद्धसेन पटेल जिस महिला शिक्षक की मृत्यु उपरांत पेंशन ले रहे हैं, उनका दोनों में आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद भी वो फर्जीवाड़ा कर उक्त महिला शिक्षक को अपनी पत्नी बताकर उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 2 पेंशन कैसे ले सकता है। इस संबंध में जब उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई तो उस पर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। पेंशन हड़पने वाले मास्टरमाइंड शिक्षक का बचाव कर रहे जिले के अधिकारी। शिकायत है मेरी कि बुद्धसेन पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक दुग्गमा कुरुयान मऊगंज का रहने वाला है, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से रिटायर हुए। वो दोहरी पेंशन ले रहे हैं और कई फर्जीवाड़े किए उन्होंने। पहला फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि पहली पत्नी का नाम अपने उस सर्विस बुक में छुपाया, उससे उत्पन्न एक लड़की हुई, उसका भी नाम उन्होंने सर्विस बुक में नहीं दर्ज कराया। फिर उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया, उसके जो भी औलाद हैं उनका सबका सर्विस बुक में रिकॉर्ड कराया। फिर तीसरी एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि एक रमा देवी करके शिक्षिका थी, वो ख़त्म हो जाती तो उसकी भी पेंशन बुद्धसेन पटेल रिटायर्ड शिक्षक दुग्गमा मऊगंज ले रहे हैं। उसके में बारिश हो गई, मैंने उसको एक अवैध पत्नी के रूप में बनाया, जो हिंदू लॉ के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 पत्नी रख सके। पहली पत्नी का नाम छुपाया, उसके औलाद का नाम छुपाया, और फिर तीसरी मैंने पत्नी रखा उसने। तीसरी पत्नी के उसमें नामनी हो गए और उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, अपनी भी पेंशन ले रहे हैं। शादी हुई है क्या थी उनसे? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो कैसा? शादी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सर्विस बुक में जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज हम एकत्र किए उसमें कहीं उन्होंने शादी का उल्लेख नहीं किया कि अनुमति हम लिए हों शादी करने की। शादी नहीं किए। इसकी अभी तक शिकायत आपने कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, आर्थिक अपराध शाखा रीवा, कलेक्टर रीवा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर जगह मैंने इसकी शिकायत की। आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।